नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें 1857 का विद्रोह, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था तथा विद्रोह के बाद सेनापति कॉलिन कैम्पबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। क्रांति का प्रतीक कमल का फूल व रोटी थी। क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 और क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई 1857। विद्रोह के कारण। विद्रोह के अनेक कारण थे, जिसमें पहला कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सामाजिक कारण, पांचवा धार्मिक कारण, छठा सैनिक कारण और सातवां तात्कालिक कारण। अब हम एक एक का डिटेल से वर्णन करते हैं। राजनीतिक कारण, और उसमें पहला है वेलेजली की सहायक संधि और दूसरा है डलहौजी की व्यक्तिगत हड़प नीति। राजनीतिक कारण। वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की इस प्रणाली के तहत सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के साथ सहायक संधि की तथा इसके बाद क्रमशः मैसूर व तंजौर ने भी सहायक संधि कर ली। दूसरा है डलहौजी की व्यक्तिगत यानी हड़प की नीति। इस गोद निषेध नीति के तहत सतारा महाराष्ट्र 1848, जैतपुर महोबा 1849, संबलपुर उड़ीसा 1849, बगाट 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश वाला है 1852, झांसी यूपी 1853, नागपुर महाराष्ट्र 1854 और मैसूर आदि को जबरदस्ती ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। बाद में उदयपुर और बगाट के निर्णय को कैनिंग ने बदल दिया था। डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी शहजादे को मुगल महल यानी कि लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास रहना पड़ेगा। आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। 13 फरवरी 1856 अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटा दिया गया कि वे अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। इसका वर्णन हमने अवध के विलय में बहुत डिटेल से पढ़ा था। अवध को एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना दिया और वहां हेनरी लॉरेंस पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त हुआ। 1854 में डलहौजी ने जमींदारों व जागीरदारों की जांच के लिए बम्बई में इनाम कमीशन, ये ईमान नहीं है, इनाम कमीशन बैठाया। इस कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह की उपाधि धारण नहीं करेंगे। मराठों के अंतिम पेशवा नाना साहब बाजीराव द्वितीय का पुत्र की पेंशन बंद कर दी। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को महाराष्ट्र से निकाल दिया और कानपुर के पास बिटूर में रहने को मजबूर किया। सूरत, तंजौर व कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां का भी अंत कर दिया गया। प्रशासनिक कारण। कंपनी के गवर्नरों द्वारा किए जाने वाले सुधार कार्य ऊपर से तो लुभावने थे, परंतु उनमें अंग्रेजी सरकार का ही हित था। सेना में ऊंचे से ऊंचा पद जो किसी भारतीय को मिल सकता था वह सूबेदार का था, जिसको 60 व 70 रुपये वेतन मिलता था। भारतीय जजों की अदालत में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाए जाते थे। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर श्रेष्ठ माना गया था। 1860 में सर सैयद अहमद खान ने घोषणा की कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर प्रविष्ट न होने देना था। आर्थिक कारण। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति यानी लेसेज फेयर से भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। इससे भारतीय कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प नष्ट हो गए।
1853 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। प्रत्येक भू राजस्व प्रणाली, चाहे वे रैयतवाड़ी या महलवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो, सभी का उद्देश्य एक ही था, अधिक कर लगाना। सामाजिक कारण, अंग्रेज भारतीयों को काला व सुअर कहकर गणना करते थे। न्यायालयों में तो ये आलम था कि हमेशा भारतीयों को ही दोषी करार दिया जाता था। रूढ़िवादी भारतीयों ने सामाजिक सुधारों का विरोध किया तथा अपनी परंपराओं पर प्रहार मानकर विरोध किया। बाल विवाह निषेध अधिकार अधिनियम, सती प्रथा पर राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक द्वारा प्रतिबंध, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून, 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, कन्यावध को रोकने आदि सामाजिक सुधारों से भारतीयों में रोष उत्पन्न हो गया। अंग्रेजी शिक्षा, रेल व तार के चलने से जातीय बंधन शिथिल होने लगे, जिसे अशिक्षित जनता ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार समझा। धार्मिक कारण, धर्म से संबंधित भी अंग्रेजों ने बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई। यानी कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इससे भारतीय नाराज हो गए तथा 1805 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम संख्या 21 के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ईसाई धर्म ग्रहण करेंगे उसको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह हिंदू धर्म पर खुला प्रहार था। पाठशालाओं में अकस्मात ही धर्म पुस्तक बाइबल पहुंच गई। विद्या कार्यालयों को शैतानी दफ्तर कहा जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रमुख आर.डी. मेंगल्स ने 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसाई मसीह की विजय पताका को एक छोर से दूसरे छोर तक फहराने के लिए दिया है। प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लगा देना चाहिए कि सारे भारत को ईसाई बनाया जा सके। अब सैनिक कारण है। सैनिक कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरी भारतीय सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या 1/6 भाग से भी कम थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत सभी सैनिकों को समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। 1854 में डाकघर अधिनियम के आधार पर सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा खत्म कर दी गई। सेना का मुख्य कार्यालय शिमला व तोपखाना का मुख्य कार्यालय मेरठ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन सैनिकों को सोल्जर व भारतीय सैनिकों को सिपाही कहकर संबोधन करते थे। इस प्रकार ये भी एक तरह का वो भेदभाव करते थे। 1857 की क्रांति से पूर्व भी बहुत सारे सैनिक विद्रोह हुए थे, जैसे 1805 से 1806 ईस्वी में वेल्लोर के सैनिकों का विद्रोह। सैनिकों ने सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण 3 विद्रोह किया। मैसूर में राजा का झंडा फहरा दिया। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। 47वीं बटालियन ने पर्याप्त भत्ते के बिना ब्रह्मा युद्ध पर जाने के विरुद्ध विद्रोह किया। 1825 ईस्वी में असम के तोपखाने के सैनिकों ने विद्रोह किया। 1830 ईस्वी में सोलापुर में सैनिक विद्रोह महाराष्ट्र। 1842 ईस्वी में हैदराबाद में सैनिक विद्रोह। 1842 से में सिंध में बेजी सेना का विद्रोह हुआ। 1849 ईस्वी में 22वीं एनआई यानी कि नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। 1850 ईस्वी में 66वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। 1852 ईस्वी में 38वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। 1844 ईस्वी में 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया। तात्कालिक कारण, कैनिंग द्वारा सिपाहियों को ब्राउन बेस के स्थान पर जनवरी 1857 ईस्वी में नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया, जिसके
कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी लगी थी। उसे लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था, जो सेना के हिंदू व मुस्लिम सिपाहियों को स्वीकार्य नहीं था। विद्रोह की योजना। नाना साहब धोंदू पंत के सलाहकार अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अबदस्त राजा के सलाहकार रानोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली टुकड़ियों तक पहुंचाया गया और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। घटनाक्रम। अब क्या घटना घटी जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। बैरकपुर यानी पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता में 29 मार्च 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। फिर मेरठ में पहुंचा था यूपी में 10 मई 1857। फिर दिल्ली में पहुंचा था 11-12 मई 1857। यूपी लखनऊ में पहुंचा था 4 जून 1857। झांसी यूपी में पहुंचा था 4 जून 1857। झांसी प्लस ग्वालियर में सेम दिन पहुंचा था। कानपुर यूपी में 5 जून 1857। जगदीशपुर आरा बिहार में 12 जून 1857। इलाहाबाद यूपी 6 जून 1857 प्लस रूहेलखंड बरेली यूपी जून 1857। फैजाबाद यूपी जून 1857। बैरकपुर चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को हुई। इसे ही क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे निवासी गाजीपुर वर्तमान बलिया यूपी नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर विल्सन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली मूवी अवश्य देखना चाहिए। जैसे 1857 की क्रांति पे बहुत सारी मूवी बनी हुई है, मंगल पांडे पे बनी हुई है। तो ऐसी मूवी देखने से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है, अपना ज्ञानार्जन बढ़ता है। इसलिए हमेशा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली मूवी अवश्य ही देखना चाहिए। फिर है मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। मेरठ में सैनिकों ने 12 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह व विद्रोह का नेता घोषित किया। फिर दिल्ली, यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खान के सहयोग से विद्रोह किया। 20 सितंबर 1857 को लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया तथा उसे उसकी बेगम जिन्नत महल के साथ रंगून म्यांमार बर्मा निर्वासित कर दिया, जहाँ 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु हो गई तथा यहीं पर उसे दफनाया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान व पौत्र अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी। ये अलग अलग नेटिव इन्फेंट्रियाँ थी। रंगून स्थित बहादुर शाह द्वितीय को की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि पर दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। लखनऊ अवध 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल यानी वाजिद अली शाह की पत्नी ने विद्रोह किया, क्योंकि उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। भारतीयों ने यहाँ के जनरल लॉरेंस की हत्या कर दी। मार्च 1858 में कैम्पबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया तथा हजरत महल नेपाल चली गई। झांसी 5 जून 1857 को झांसी में राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 7 जून 1857 ईस्वी को जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई शहीद हो गई। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। सुमित्रा कुमारी चौहान की पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मीबाई के बलिदान पर प्रकाश डालती है। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी तथा बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है। ग्वालियर
यहाँ तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे मूलतः महाराष्ट्र के मराठा थे जो कालपी यूपी में बस गए थे तथा वे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान आए। तात्या टोपे को का एक मित्र नरवर का सामंत मान सिंह के विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कानपुर 5 जून 1857 को बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब यानी कि धुंधु पंत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नाना साहब पराजित होकर नेपाल चले गए तथा कानपुर पर कैम्पबेल ने अधिकार कर लिया। तात्या टोपे व अजीमुल्ला नाना साहब के राजनीतिक प्रचारक ने नाना साहब की सहायता की। नाना साहब ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं मेरे और अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या फिर कैद कर लिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, पर मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। जगदीशपुर आरा बिहार। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह बिहार का सिंह ने 12 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई। इलाहाबाद। यहाँ लियाकत अली ने 6 जून 1857 को विद्रोह किया जिसे कर्नल नील ने दबा दिया। रूहेलखंड बरेली यूपी। नेतृत्व करता था खान बहादुर खान। बख्त खान बरेली के नवाब बहादुर खान का सेनापति था। उसने रूहेलखंड के विद्रोहियों के नियंत्रण में रखा और अपने मार्गदर्शक मौलवी सरफराज अली के साथ अंग्रेजों से दिल्ली को बचाने के लिए प्रस्थान किया। फैजाबाद यूपी। जून 1857 में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। 5 जून 1858 को इनकी हत्या कर दी गई। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों की सहायता करने वाली मुख्य रियासतें देखिए आप। दक्षिण भारत, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाबा व जिंद के सिख, कश्मीर के महाराजा, समस्त राजपुताना की रियासतें, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, राजस्थान के राजाओं जैसे जोधपुर के तख्त सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, दक्षिण भारत, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाबा व जिंद के सिख शासक, कश्मीर और नेपाल के शासकों की तारीफ की और कहा कि इन्होंने तूफान के आगे बांध का कार्य किया है, वरना हम विद्रोह की लहर में बह जाते थे। अब विद्रोह की असफलता के कारण देखिए, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव तथा विद्रोहियों के पास कोई अखिल भारतीय स्तर का नेता नहीं था। ये विद्रोह समस्त भारत में न फैलकर दिल्ली, यूपी, बिहार के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। अतः इस विद्रोह को दबाना आसान था। विद्रोहियों के पास ब्रिटिश सरकार की तुलना में आर्थिक व सैनिक साधनों का अभाव था। विद्रोह की न तो कोई निश्चित सुनिश्चित योजना थी और न ही कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित व स्थानीय होकर रह गया था। जहां विद्रोहियों के पास इक्के दुक्के नेता थे, वहीं कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, निकोल्स, आउटरम, हेवलॉक व एडवर्ड्स जैसे योग्य नेता थे। जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। शिक्षित वर्ग व मध्यम वर्ग तथा व्यापारियों ने भी इस विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय शासकों, विशेषकर सिखों का सहयोग नहीं मिला। अब वेरी इंपॉर्टेंट है विद्रोह का स्वरूप एवं प्रकृति, कि भाई किसने इस विद्रोह को क्या क्या बताया। बहुत सारों ने सैनिक विद्रोह कहा है, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है,
किसी ने जन क्रांति कहा है, सामंतवादी प्रक्रिया बताया है। तो अपन देखते हैं विद्रोह का स्वरूप व प्रकृति, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैनिक विद्रोह किस किसने बताया है? जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस, मेल्सन, टी.आर. होम्स, ट्रेवलियन, केच व आर.सी. मजूमदार, सर सैयद अहमद खान ने इसको एक सैनिक विद्रोह बताया था। और वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विद्रोह, अशोक मेहता, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिजरेली, सीतारमैया ने इन्हें राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जन क्रांति, रामविलास शर्मा ने इसको जन क्रांति कहा था। सामंतवादी प्रक्रिया, एस.सी. मॉलिसन, एम.एन. रॉय ने इसको सामंतवादी प्रक्रिया बताया। सभ्यता व बर्बरता का, टी.आर. होम्स ने सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष बताया। राष्ट्रीय विप्लव, डॉक्टर ताराचंद ने इसको राष्ट्रीय विप्लव कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है, वी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। वी.डी. सावरकर की बुक का नाम 1908 में द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। वी.डी. सावरकर का कथन है कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष था। सैनिक प्लस असैनिक विद्रोह, सामान्य जनता का विद्रोह, शशि भूषण चौधरी ने कहा है। ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह के विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध या प्रजातियों का संघर्ष, L.E.R. रीज व मेडले ने कहा है। मुसलमानों व हिंदुओं का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने कहा है। अब महत्वपूर्ण बुक्स देखिए जो 1857 की क्रांति से संबंधित थी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर की किताब है। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता की किताब है। एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स इंजर्जेंसी इन कैलोनियल राइज, रंजित गुहा की किताब है, 1857 एस.एन. सेन की किताब है। एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा गया था। इन्होंने सैनिक बगावत व 1857 का विद्रोह नामक पुस्तकें भी लिखी। भारत सरकार ने 1952 में आर.सी. मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार और को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा, लेकिन आपसी मतभेद के कारण 1955 में मजूमदार अलग हो गए तथा इस कार्य को डॉक्टर ताराचंद ने पूरा किया। इस प्रकार डॉक्टर ताराचंद भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था। आर.सी. मजूमदार की बुक का नाम था द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, 1957 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड द इंडियन रिकेंसेंस, एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक थी। परिणाम, 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए? 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1857 के विद्रोह तक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करती थी, लेकिन 1857 का विद्रोह होने के बाद अब कंपनी से ये शासन क्राउन यानी वहाँ की ब्रिटेन के महारानी के अधीन ये शासन शुरू हो गया। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। पहले तो गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद उसको वायसराय कहा जाने लगा। विदेशी रियासतों के लिए क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में वायसराय था तथा ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड भारत के प्रथम वायसराय बने। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया।
जो कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बने गए थे तथा भारत सचिव के अधीन 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित कर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग दिया एवं राजाओं को गोद लेने की अनुमति फिर से प्रदान की गई। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए जोनाथन पील की अध्यक्षता में स्थापित किया गया पील कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियंसों का अनुपात घटा दिया था। यूरोपियनों का अनुपात बढ़ाया गया था, जबकि भारतीयों का अनुपात घटा दिया गया था। जो पहले 1:5 था, बाद में 1:2 कर दिया गया। 1857 के विद्रोह से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:5 था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या 1,40,000 थी। विद्रोह के पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1:3 का अनुपात रखा गया। इस विद्रोह के बाद पील कमीशन की सिफारिश पर विभाजन की नीति अपनाई गई एवं सेना में सम्मिश्रित योजना की संकल्पना को लागू कर दिया गया। भारतीय सैनिकों को भी जातीय आधार पर वर्गीकरण किया गया, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट इत्यादि। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा प्रशासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की नीति को अपनाया गया, जिसके तहत 1861 के भारत सरकार परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी विधान परिषद में 3 भारतीयों को सम्मिलित किया गया था। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट द्वारा सिविल सेवा भर्ती हेतु लंदन में प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई। प्रथम ICS अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब ये डायग्राम बनाया गया, जो आप डायग्राम देखिए। केंद्र विद्रोह की तिथि, नेता, अधिकारी, विद्रोह दबाने की तिथि। नंबर 1 है मेरठ। विद्रोह की तिथि थी 10 मई। नेता थे वहाँ पे शाहमल। दमनाधिकारी नहीं था। विद्रोह दबाने की तिथि भी नहीं थी। दिल्ली 11-12 मई 1857। बहादुर शाह सेकंड, जिन्नत महल व बख्त खान। जॉन निकलसन और कर्नल हडसन ने यहाँ विद्रोह दबाया था और 20 सितंबर 1857 को ये विद्रोह दबा दिया गया। लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने वहाँ नेतृत्व किया था, जिसे मेघ परी भी कहा जाता है। इनका लड़का बिजरिस कद्र था। कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह दबाया और 21 मार्च 1858 को विद्रोह समाप्त कर दिया गया। झांसी 4 जून 1857, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे महल परी कहा जाता है। जनरल ह्यूरोज ने वहाँ विद्रोह का दमन किया था और 7 जून 1857 को विद्रोह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कानपुर 5 जून 1857, नाना साहब और अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था और कैम्बल हेवलॉक ने इसका दमन किया था और 6 दिसंबर 1857 को पूर्णतः दमन कर दिया गया। इलाहाबाद 6 जून 1857, मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने दबाया था और 10 जून 1858 को विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। जगदीशपुर बिहार 12 जून 1857, कुंवर सिंह अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन किया था और 26 अप्रैल 1858 को विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया था। बरेली रुहेलखंड यूपी जून 1857, खान बहादुर खान बख्त खां था ने नेतृत्व किया था और कैम्बल ने विद्रोह को दबा दिया था। फैजाबाद जून 1857, मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला शाह रेनाल्ड ने विद्रोह को दबाया था। ग्वालियर में तात्या टोपे, जिसको रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, ने नेतृत्व किया था और जनरल ह्यूरोज ने विद्रोह को दबाया था। मेरठ में शाहमल ने विद्रोह किया था और H डनलप ने विद्रोह को दबा दिया था। बनारस 20 जुलाई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जनसाधारण और सेना ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने 1858 में इसको पूर्ण रूप से
जून 1858 में दबा दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा मथुरा में देवी सिंह ने, असम में दीवान मनीराम ने, सतारा में रंगोजी बापू ने, संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही ने तथा बुलंदशहर में मोहम्मद वलीदाद शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 में क्रांतिकारियों का नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अल्पकालिक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम 1857 था। इस प्रकार हमने 1857 के विद्रोह के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।